Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर. ठीक है, तो इसके हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. आज हम इसका करेंगे 8th पार्ट करेंगे. 8th पार्ट में हम देखने वाले हैं आज टॉपिक ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस के बारे में. ठीक है, तो जो हमारे पास ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं, ठीक है, ग्लोबल का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पे जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं हमारे पास, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम देख लेते हैं. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स दैट प्लेग द ग्लोबल कम्युनिटी. ठीक है, तो हमारे पास जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो वो हमारे पास बहुत सारे उसके पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज. सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास वो है ग्लोबल वार्मिंग की. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा चीज़ें. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? It refers to the gradual increase in the lower atmosphere of the earth. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? It refers to the gradual increase in the lower atmosphere of the earth. तो इसमें gradual increase होती है हमारे पास, gradual increase in the lower atmosphere of the earth. The main cause of the global warming is recognized to be the release of greenhouse gases. तो जो भी global warming हमारे पास होती है वो किसकी वजह से हो रही है? रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है उससे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वो जो रिलीज हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर. सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, दीज गैसेस कैन अब्जॉर्ब हीट एंड दस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है. तो ये गैसेस क्या करती हैं? अब्जॉर्ब करती हैं हीट को, हीट को अब्जॉर्ब करती हैं एंड दस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो हीट को अब्जॉर्ब करती हैं और ग्लोब, जो भी ग्लोब है उसको वार्म करती है, मतलब वो वार्म रहता है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है. अदर काजेज आर डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. तो इसके और भी काजेज हैं इसके ग्लोबल वार्मिंग के, जैसे कि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन आ गया. मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को काटना. एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया जो भी कोल पेट्रोलियम हम जलाते हैं, वो हमारे पास आ जाता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. एंड ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स. ठीक है, जो भी पोलर आइस कैप्स है, मतलब जो भी बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी इससे पिघल जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि हीट इंक्रीज होती है. एंड एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल ओवर. ठीक है, तो जैसे ऑल ओवर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी. दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स मेल्ट होंगी. ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टाइप का एनवायरमेंटल क्राइसिस हमारे पास है ओजोन लेयर डिप्लीशन. ठीक है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कर रही है. डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म होना, मतलब वो खत्म हो रही है आस्ता आस्ता. तो हम देख लेते हैं. इट इज अ फिनोमेना ऑफ डिप्लीशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर. जो ओजोन परत है, मतलब ओजोन लेयर है अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में, वो क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है. डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म होना. ठीक है, खत्म होना. डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म होना, मतलब आस्ता आस्ता क्या हो रही है? वो खत्म हो रही है. तो पूरी खत्म नहीं हुई है, आस्ता आस्ता वो खत्म हो रही है. द मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज थ्रू द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो जो इसका मेन काज है, मतलब कैसे डिप्लीशन, मतलब कैसे खत्म हो रही है ओजोन लेयर, उसका जो मेन काज है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक सब्सटेंस है जो रिलीज हो रहा है, जिससे कि जो हमारे पास ओजोन लेयर है वो आस्ता आस्ता खत्म हो रही है. दीज आर कंपाउंड्स इंक्लूड, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन कंपाउंड्स आ जाते हैं, दैट आर यूज्ड एज कूलिंग सब्सटेंसेस इन एयर कंडीशनर. तो जो कि हमारे पास कूलिंग सब्सटेंस एज ए यूज हम करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? ये ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं.
ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस में हमारे पास आ जाता है। Then ozone layer depletion implies that the earth gets more and more exposed to the ultraviolet rays of the sun। तो अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर खत्म हो रही है, उससे क्या होगा? उससे ऐसा हो रहा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है हमारे पास सन से, जो सूरज से आ रही हैं, तो उससे उसको फ़र्क पड़ रहा है। उसमें जो धरती पे आएँगी वो धरती को ख़राब कर देंगी, नुकसान पहुँचाएँगी। These rays are excessively harmful to the human health and known to cause skin cancer to human beings। तो ये जो रेज हैं, जो भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो ये बहुत ही हार्मफुल है, एक्सेसिवली हार्मफुल है। ऐसे नहीं है कि सिंपली हार्मफुल, एक्सेसिवली हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, और स्किन कैंसर इससे हो जाता है ह्यूमन बीइंग को बहुत जल्दी। They also affect the growth of aquatic and terrestrial plants। तो जो भी aquatic plants हैं, पानी में रहने वाले plants हैं, और जमीन पर रहने वाले जो plants हैं, उनको भी ये इफेक्ट करता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, इनको भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में टॉपिक है मेजर्स टू सेव द एनवायरनमेंट। मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो हमने एनवायरनमेंटल क्राइसिस कुछ देखे, तो उसके बेसिस पे हमें एनवायरनमेंटल क्राइसिस देखे, अब हमने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, हमने उसको कंट्रोल करना है, उन क्राइसिस को रोकना है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेव रह सके। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, तो हम नीचे वो सारी चीज़ें देखेंगे। Concerned efforts are required to deal with the global environmental crisis. The concepts of sustainable development thereby comes into play। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारे पास कंसेप्ट जो है, वो हमारे पास इसमें हमें लाना पड़ेगा अगर हमने एनवायरनमेंट को सेव करना है। Some of the measures that can be undertaken to control the crisis that already underway includes। ठीक है, तो कुछ मेजर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो क्राइसिस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस को। वो हमारे पास है, सबसे पहला है पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल मतलब कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। जैसे कि हमारे पास पोल्यूशन बहुत सारे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साइड पोल्यूशन आर द सम ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन प्लैगिंग द एनवायरनमेंट टुडे। प्लैगिंग का मतलब होता है खराब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कैन बी सेट अप, आर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स मस्ट बी एनफोर्स्ड टू कीप पोल्यूशन विद इन द लोएस्ट लेवल्स। ठीक है, तो इन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको कुछ कोड वगैरह सेटअप करने हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रेगुलेटरी स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करने हैं, ताकि जो पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पोल्यूशन कंट्रोल की, एनवायरनमेंट कंट्रोल की, एनवायरनमेंट को हम कैसे बचाएं, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। मतलब फॉरेस्ट को हमने कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को हमें बचाना है। इंक्रीज दी industrialization has come at the cost of deforestation। The implication of forest being cut down is that the ecology is significantly affected। Afforestation measures need to be taken and forest conservation regulations must be seriously implemented। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि फॉरेस्ट को हमने कंजर्व करना, मतलब जो भी डिफॉरेस्टेशन हम पेड़ वगैरह गिराते हैं, या फिर जो भी पेड़ वगैरह काटते हैं, हमें उन्हें नहीं काटना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अब हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी, दैट मीन हमें डिफॉरेस्टेशन करनी ही पड़ेगी। तो अगर हमें डिफॉरेस्टेशन करनी ही है, तो अगर इसको कैसे रोका जाए, तो इसके लिए हमारे पास सिंपली तरीका है कि अफॉरेस्टेशन करें, मतलब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और उसके बाद हम कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रेगुलेशन रखें कि हमें कितने पेड़ काटने हैं, किस हिसाब से पेड़ काटने हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो तभी हमें पेड़ काटने हैं। तो ये इससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, सोशल अवेयरनेस हमारे पास क्या है? Until people are made aware of the graveness of the situation, the problem of environmental degradation cannot be dealt with। तो जब तक पीपल अवेयर ना हो जाए, जब तक आदमी अवेयर ना हो जाए कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको हमें सेव करना है, तब तक कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो सकती, तब तक कोई भी जो है प्रॉब्लम है उससे हम डील नहीं कर सकते। क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स एंड मूवमेंट्स कैन हेल्प अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनगोइंग एनवायरनमेंटल क्राइसिस। तो मतलब हम कैसे सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें? हमें इसके लिए कैंपेन्स करनी
होनी पड़ेंगी, कुछ मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। कैंपेन करने का मतलब होता है कुछ रैलीज वगैरह करनी, तो वो हमारे पास हो जाता है। तो उससे हम एनवायरमेंटल क्राइसिस को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट भी एक हमारे पास मेजर है। इसमें हमारे पास है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मस्ट बी केयरफुली मैनेज्ड इन अर्बन एरियाज। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हमें बहुत ही केयरफुली मैनेज करना है अर्बन एरियाज में। रूरल वेस्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ नेचुरल मैन्योर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कंपोस्ट। तो अगर हम बात करें अर्बन की, तो अर्बन में इसका सबसे बड़ा हमारे पास जो क्राइसिस है ये अर्बन एरियाज के लिए, मतलब जो सिटी वाले एरियाज हैं। रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे इतना वेस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं होता, तो कम वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम नेचुरल मैन्यूअल मतलब खाद के तौर पे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्राइसिस है जो वो है वाटर मैनेजमेंट। मतलब हमारे पास मेजर है एनवायरमेंटल क्राइसिस को मिनिमाइज करने का, वो है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मतलब वाटर को हम मैनेज करें कैसे, तो वो हम कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, कंजर्वेशन ऑफ वाटर से, मतलब वाटर को कंजर्व करके, ठीक है। can help with the long term potent problem of scarcity of the water. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स। तो जो भी पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके भी हम एनवायरमेंटल क्राइसिस को हम रोक सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम बात करें एनेक्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सेंट्रिक एक्ट्स एंड पॉलिसीज इज नॉट इनफ। द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन और व्हाट वी एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स का मतलब क्या है कि अगर पॉलिसी तो हमारे पास पहले से फ्रेम है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी, वो लागू ही नहीं होगी किसी जगह पे, तो वो जो है वो सारा कुछ हमारे लिए वेस्ट है। जैसे यहाँ पे वही लिखा है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें और केयरफुली ऑब्जर्व करें कि जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही है ग्राउंड पे या नहीं हो रही है। उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है सेव होगा, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है हमारे उसमें हमें फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने देख लिया पीछे कि क्या होता है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस हम देख लेते हैं। नाउअडेज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन डायरेक्टली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट अगर खराब हो रहा है हमारा, तो उससे हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वर्ल्ड का वो ख़त्म होते जा रहा है। मतलब जो हमारी जीडीपी है वो कम होती जा रही है। इरोजन ओजोन लेयर बिकमिंग थिन, पोल्यूशन इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ डेंजरस फ्लडिंग ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल टुगेदर हैव ए बैड इफेक्ट्स ऑन पीपल लाइव्स। जो भी हमारे पास इरोजन हो गया, ओजोन लेयर जो है वो पतली होनी वो हो गया, पोल्यूशन हो गया, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ डेंजरस फ्लडिंग, ठीक है। जो फ्लडिंग डेंजरस फ्लडिंग है वो इंक्रीज होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट, क्लाइमेटिक चेंजेस, तो ये सारी जो हैं ये बैड इफेक्ट्स हैं पीपल के लिए। जो भी लोग हैं उसके लिए ये क्या है, बैड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। While reserving environment and natural resources is among the most important human challenges, तो जो भी हमारे पास रिजर्व करना, एनवायरनमेंट को रिजर्व करना और नेचुरल रिसोर्स को हमने रिजर्व करना, नेचुरल रिसोर्स को कैसे बचा के रखना, एनवायरनमेंट को कैसे बचा के रखना, तो ये बहुत ही हमारे पास चैलेंजेस है, ठीक है। तो हम बात करें in the turn of the new century, the necessity of improving the level of life standards in the developing countries still keeps its importance. Environmental sustainability and development are two essential elements in development planning, and in order to enjoy sustainable development, we should form industrial development based on the concept of environmental sustainability, ठीक है। तो environmental sustainability पे ही हमें काम करना है और उसके बेसिस पे ही हमें सारे जो काम करने हैं। Some parts of the environment consequences and damages are the results of unclear regulations and the lack
ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव गारंटी, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो डैमेजेस हो रहे हैं वो मोस्टली अनक्लियर रेगुलेशन की वजह से हो रहे हैं कि हमारे पास रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है क्लियर नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो गारंटी है वो भी क्लियर नहीं है, वो प्रॉपर्ली इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। रीडिंग लीगल कंसिडरेशंस एंड मेकिंग अरेंजमेंट इन दिस एरिया सीम टू बी नेसेसिटी। तो जो भी हमारे पास legal consideration है, reading of legal consideration and making the arrangement of this area seem to be necessity। मतलब जो इसका regulations है उसको एक बार चेक करने की जरूरी है और जो भी मैनेजमेंट है उसको भी चेक करने की जरूरी है हमें। The process of globalization due to the lack of preparing essential provisions for compensating the results of its abeyance at last leads to destroying the environment and natural resources and increasing poverty under the yoke of the world capitalism। तो इससे क्या हो जा रहा है कि प्रॉपर्टी हमारे पास इंक्रीज होगी और हमारे पास जो अंडर द योक ऑफ वर्ल्ड कैपिटलिज्म में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इंक्रीज होगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पिछले वाले पार्ट इसके नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.